जैसा कि हम लोग पहले ही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर के करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हमने इन मंथ्स के कंप्लीट कर लिए हैं। अक्टूबर मंथ का बचा हुआ था करंट अफेयर्स फॉर 2021, मतलब फिर से सुन लीजिए आप लोग कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब का इकोनॉमी का करंट अफेयर्स हो गया है। शॉर्ट में वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, आज हम लोग अक्टूबर मंथ के भी करंट अफेयर्स को कर लेंगे। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की बात कर रहा मैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला था कि मार्च तक के करंट अफेयर्स को मैं करवाऊंगा, मार्च 2022 के करंट अफेयर्स तक को। तो यहाँ पे बचेगा, फिर इसके बाद बचेगा जैन, फेब और मार्च का करंट अफेयर्स। इकोनॉमी का अगर बात करें तो और सब करंट अफेयर्स बचे हुए हैं कुछ कुछ मंथ्स के, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के, वो सब भी आप जल्दी जल्दी करवाने का मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, रिफॉर्म्स इन वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1944 में। कब? 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। और जो वहाँ पे पार्टीज़ वगैरह जो पार्टिसिपेट करे थे, उन्होंने अग्री करा था कि कुछ एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह के लिए कुछ एक फ्रेमवर्क वगैरह बनाना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुआ था, उसी के बेसिस पे दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। कौन कौन से? IMF और वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे ध्यान रखना, कंट्रीज़ जो है, जो भी कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक का पार्ट बनना चाहती है, उस कंट्रीज़ को पहले IMF ज्वाइन करना होगा, उसके बाद वो कंट्री एलिजिबल होगी एंड वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट बन सकती है। समझ में आ गया? पहले IMF को उसे ज्वाइन करना होगा, उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप में वो जा सकती है। चलो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं? 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, जिसमें आपको IBRD, IDA ये आता है, IFC, मीगा, ICSID, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस आता है। ठीक है, चलो, और उसमें IMF के बारे में थोड़ा सा चीज़ देख लो कि अच्छा, ऊपर अगर देखोगे तुम लोग तो यहाँ पे तुम लोग को दिख जाएगा कि IDA जो है वो वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज सबको असिस्ट वगैरह करता है। IBRD आपको असिस्ट करता है मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी पुअरर कंट्रीज़ को, ये सब करता है। ठीक है, और स्ट्रेंथन प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, डेवलप करने के लिए कंट्रीज़ में वो कौन कौन सा? IFC, मीगा, ICSID। चलो, ये सब है 5, आपको पता चल गया। आपको IMF के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि IMF के जो है कुछ कुछ कोटाज होते हैं। IMF का कोटा डिसाइड करता है, बहुत अलग अलग कंट्रीज़ को IMF का अलग अलग कोटा दिया गया है। अब इस कोटा के बेसिस पे वोटिंग पावर डिसाइड होती है, मतलब किस कंट्री को कितना कोटा दिया गया है, उस हिसाब से IMF में उसका कितना वोटिंग शेयर होगा या वोटिंग पावर कितना होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। चलो, आर्टिकल 4 क्या बात करता है? आर्टिकल 4 बात करता है, इट इज़ थ्रू दीज कंसल्टेशन दैट IMF इज एक्सपेक्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द मेंबर कंट्रीज। यही इस वाले के दौरान। ठीक है, ये सब आप थोड़ा सा कर सकते हो। चलो, मैं फिर से बता दूँ, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो UPSC CSE प्रीलिम्स 2022 हो रहा है, उससे ओरिएंटेड करंट अफेयर्स में बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, विजन है इसके मैगजीन से। चलो, अब आता है कॉर्नवेल कंसेंसस के बारे में बात किया जा रहा है कि एक न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक कंसेंसस डेवलप हो रहा है, ये इसके बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ पे कुछ कुछ आ सकते हैं कि वाशिंगटन कंसेंसस न्यूज़ में दिखता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? या कॉर्नवाल मैंने बोल दिया था, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। कॉर्नवाल कंसेंसस, ये सब किससे रिलेटेड है? तो आप देखो, वाशिंगटन कंसेंसस जो था, ये आपका रूल्स, ये डिफ़ाइन करा था रूल्स ऑफ गेम ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ये बेसिकली जो वाशिंगटन कंसेंसस था, ये बेसिकली बात करता था कि
स्टेट का जो रोल है, स्टेट का जो रोल है इकोनॉमी में, उसको कहीं ना कहीं कम करा जाए। स्टेट का रोल इकोनॉमी में कम करा जाए तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका प्राइवेटाइजेशन बढ़ाना, लिबरलाइजेशन बढ़ाना, ये सब चीज़ के बाद वाशिंगटन कंसेंसस ने करा था, ठीक है, कि फ्री मार्केट कर दो, ये सब कर दो, वाशिंगटन कंसेंसस। चलो अब कॉर्नवाल कंसेंसस क्या है, कॉर्नवाल कंसेंसस क्या है, ये पहले तो ये वॉइस्ड हुआ था, जो इससे जो कमिटमेंट्स रिलेटेड थे वो वॉइस्ड हुए थे कहाँ पे, G7 समिट एट कॉर्नवाल इंग्लैंड लास्ट जून, ठीक है, लास्ट जून, मतलब ये अक्टूबर का बात हो रहा है और 2021 का हो रहा है, तो लास्ट जून देख लेना ये किसका बात कर रहा है, 2020 वाला जून का बात कर रहा है, 2021 जून का बात कर रहा है, नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। इसमें बेसिकली है क्या, देखो कॉर्नवाल कंसेंसस में इसमें बोलता है जो ट्राई टू इन्वर्ट दिस इम्परेटिव्स, मतलब कि ये वाला जो वाशिंगटन कंसेंसस वाला जो ये सीन था, इसको इन्वर्ट करने का बात कर रहा है। और कुछ कुछ फीचर्स देख लो कॉर्नवाल कंसेंसस का, ये बोलते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को यहाँ पे रिफॉर्म करो, ठीक है, और प्रमोट करो एक कॉमन गोल को प्रमोट करो, ठीक है, इस्टेब्लिश करो कलेक्टिव मैकेनिज्म टू मॉनिटर, एसेस एंड इन्वेस्ट इन एड्रेसिंग इमरजेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और जियोपॉलिटिकल रिस्क। यहाँ पे और क्या करो, आप एक्सेलरेट करो इन्वेस्टमेंट को, कहाँ पे, तो SDGs में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, प्रमोट करो डिजिटल इंक्लूजन, एलिमिनेट टैक्स इविजन एंड फैसिलिटेट फुल एक्सेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू ग्लोबल मार्केट। समझ में आ गया वाशिंगटन कंसेंसस और आपका ये कॉर्नवाल कंसेंसस के बीच में क्या बात हो रही थी, तो ये आपने पता होनी चाहिए। उसके बाद वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश करा गया है। चलो हाँ, यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट के बारे में एक चीज़ देख लेना कि गिनी कोफिशिएंट किस चीज़ से रिलेट करता है और गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे आपको पता होगा गिनी कोफिशिएंट, अगर नहीं पता है तो जान लो कि इनइक्वालिटी कितना है, किसी भी नेशन में कितना इनइक्वालिटी है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अगर गिनी कोफिशिएंट जीरो होता है, अगर गिनी कोफिशिएंट जीरो होता है तो उस कंट्री में इनइक्वालिटी बहुत कम है, मतलब बहुत कम नहीं, ना है, नहीं है इनइक्वालिटी, नो इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी उस कंट्री में बहुत ज़्यादा है। और वही गिनी कोफिशिएंट जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा इनइक्वालिटी उस नेशन में बढ़ते जा रही है। चलो और आता है आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। मान लो आप इंडिया में हो और आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, मतलब कि यूएसए के कंट्री में इन्वेस्ट करना है। मान लो यहाँ पे 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास क्या है, आपके पास रुपीज़ है, मतलब रुपी है, मतलब आपके पास INR है, इंडियन करेंसी है, या मान लो रुपया है, लेकिन आप यूएसए के मार्केट में इन्वेस्ट करने जाओगे, हो सकता है वो मांगे कि आपको चाहिए डॉलर, कि यहाँ पे आप डॉलर में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप पूरा रुपए लो और जाके रुपये जितना भी है 50 करोड़ रुपए लो, और यहाँ पे 50 करोड़ रुपए मैंने बोला था, यहाँ पे डॉलर समझ लो, यहाँ पे मैंने रुपए बोल दिया था। मान लो यहाँ पे 50 करोड़ डॉलर आपको यूएसए में इन्वेस्ट करना है, तो आपने 50 करोड़ जितना भी रेट चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से मैं बता रहा, सुनो फिर से, वो थोड़ा सा देखो, आपको 50 करोड़ डॉलर आपको इन्वेस्ट करना है यूएसए में। 50 करोड़ डॉलर बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छा चलो फिर से थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ समझाते हैं। मान लो इंडिया है, यूएसए है, आपको मान लो 1 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट करना है यूएसए में। आप यूएसए जाओगे तो आपके पास रुपीज़ है, आप इस रुपी को आपको कन्वर्ट करना होगा डॉलर में, 1 करोड़ डॉलर में, तभी यूएसए वाला कंपनी लेगा। तो आप इस रुपी को, जो 1 करोड़ डॉलर के इक्विवेलेंट होगा, जितना भी होगा आपके पास, मान लो अगर अभी मान लो अगर मान लो अभी 75 रुपये रुपीज़ का रेट है, तो कितना 75 करोड़ रुपए आप लेके जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल RBI के पास लेके जाते हो, तो आपको 75 करोड़ रुपए RBI जो रुपए लेगी और आपको 1 करोड़ डॉलर दे देगी। तो ये जो कन्वर्ट हुआ ना,
ये जो कन्वर्ट हुआ, क्या रुपीज़ जो कन्वर्ट हुआ डॉलर में, रुपीज़ जो कन्वर्ट हुआ डॉलर में, इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी। अब दो तरह का कन्वर्टेबिलिटी हो सकता है, एक करेंट अकाउंट पे, एक कैपिटल अकाउंट पे। मतलब कि करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी हो सकता है और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कि एक तरह से एफडीआई लगा रहे हो यहाँ पे यूएसए में, तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, मान लो आप इंडिया में हो और यूएसए में आपको पढ़ाई करना है। आप इंडिया से यूएसए को पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको डॉलर मांगेगा, तो आपने कन्वर्ट करवाया अपना पैसा और फिर से डॉलर लिया और डॉलर जाके आप यहाँ के स्कूल्स में दे देते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? ये यहाँ पे हो जाएगा आपको करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, मैंने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ करंट वाला और कैपिटल वाला जो सीन है थोड़ा बहुत मैंने, अगर आप रिलेट कर सको तो पहले मैंने बताया रखा है करंट अफेयर्स के क्लासेस में। चलो ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी समझ में आ गया, करंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी समझ में आ गया। देखो, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली अलाउड है इंडिया में, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली अलाउड नहीं है इंडिया में। मतलब क्या? ऐसा नहीं कि आप जितना चाहो उतना पैसा लेके जा रहे हो और कैपिटल दूसरे कंट्री में, कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, और जाके आप बोलो कि मेरे को पूरा का पूरा आप इतना रुपए लो, आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो। ऐसा कैपिटल के केस में नहीं है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडिया में अलाउड नहीं है, बट फुल्ली करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडिया में अलाउड है, ये याद रखना। चलो, यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करा गया है। करंट अकाउंट तुम्हारा क्या होता है? शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स हो गया, ये सब डिपेंड करता है। आपको मैंने पहले बता रखा है थोड़ा बहुत करंट और कैपिटल में, वो दूसरे सेंस में मैंने बताया था शायद, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, बट करंट और कैपिटल को मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है। देखो, करंट अकाउंट में विजिबल ट्रेड आता है, इनविजिबल ट्रेड आता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम आता है, ट्रांसफर्स आता है। देखो समझो, करंट अकाउंट में आपका जैसे कि शॉर्ट टर्म का लेन देन होता है ना, मान लो कि चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं। कैपिटल अकाउंट में आपका वो चीज़ आएगा जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी रहेगी, एसेट्स एंड लायबिलिटी वाला पार्ट रहेगा। बट करंट अकाउंट्स वाला एक, अगर शॉर्ट टर्म के लिए मानो, समझने के लिए मानो, तो रिवेन्यू वाला कंपोनेंट होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट हो गया, चलो रिवेन्यू वाले को अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी नहीं समझना है तो देख लो, ठीक है। कि मान लो आपने लोन दिया किसी को, मान लो आपने लोन दिया किसी कंट्री को, तो ये आपका किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट में क्यों? क्योंकि ये आपके लिए एक एसेट है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में आएगा। वही अगर मान लो कोई कंट्री ने आपको ग्रांट्स दिया, दान दे दिया, तो दान दिया तो आप उस कंट्री को लौटाओगे क्या? दान को नहीं लौटाओगे। तो ये आपके पास रिवेन्यू वाला कंपोनेंट है। ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट में हो गया, क्योंकि ये वाला ग्रांट जो है ना तो एसेट क्रिएट करता है ना तो लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आ सकता है? विजिबल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके बाद इनविजिबल ट्रेड्स में क्या हो गया? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज इनविजिबल ट्रेड था, विजिबल ट्रेड में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स था। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स वो मैंने बताया था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, शायद वो सब मैंने बताया था, बट आप चाहो तो थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, पहले मैंने बता दिया था। चलो, बट कोई बात नहीं, वो डायरेक्टली नहीं था वहाँ पे। चलो देखो, विजिबल ट्रेड हो गया। क्या था विजिबल ट्रेड? इंपोर्ट ऑफ गुड्स से या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से। इनविजिबल ट्रेड्स में सर्विसेज को जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, ये करंट का बात कर रहे हैं। उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गया। इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब क्या हो गया? देखो, मान लो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एक तरह मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लैंड खरीद के रखा हुआ है, और यहाँ से कुछ इनकम जनरेट हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, अब उसके कारण पैसा अपने पास आ रहा है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम फैक्टर्स सच एज लैंड एंड फॉरेन शेयर्स। यही चीज़ शेयर में भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लो यूएसए के किसी शेयर में इन्वेस्ट करा है, तो टाइम टू टाइम हो सकता है उस शेयर का डिविडेंड आए, तो यही डिविडेंड को तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे इस डिविडेंड को? करंट अकाउंट में मेरा पैसा आ रहा है। और क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र्स, मतलब कि ग्रांट्स हो गया, गिफ्ट्स हो गया, रिमिटेंसेस हो गए, ये सब अगर अपने पास आता है, ग्रांट्स, गिफ्ट्स, रिमिटेंसेस, तो वापस हम लोग करते हैं क्या?
नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये आ रहा है अपने पास, एक करेंट अकाउंट का पार्ट हो जाएगा इसलिए। चलो सही है। कैपिटल अकाउंट में देखो, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैपिटल दैट डायरेक्टली अफेक्ट अ नेशंस फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। वही एसेट और लाइबिलिटी वाला बात है। जैसे एफडीआई हो गया, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया में कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की किसी कंपनी ने इंडिया में मान लो 500 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करा एक पार्टिकुलर कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस में, तो ये मान लो, तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए, ये हमारा इंडिया के कैपिटल अकाउंट में दर्ज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 500 रुपये जो आ रहा है एसेट एंड लाइबिलिटी वाला टर्म में आ रहा है, क्यों? ठीक है, चलो उसी तरह से लोन्स मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, इंडिया ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को लोन दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के में जाएगा ये। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ने अगर, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, आई एम सो सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अगर इंडिया को लोन दिया है और उसके ऊपर अगर इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ इंटरेस्ट अगर दे रहा है, तो ये इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट आपका करंट अकाउंट में जाएगा, और ये लोन वाला जो ऊपर वाला कंपोनेंट था यूएसए जो इंडिया को लोन दिया था, ये किस में है, कैपिटल अकाउंट में है। चलो लोन्स वगैरह का समझ में आ गया। बैंकिंग कैपिटल समझ लो, एनआरआई डिपॉजिट, अगर एनआरआई लोग फॉर एग्जांपल यूएसए का में कोई एक अपना जो है कोई भी एक अगर एनआरआई है, वो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है पैसा डिपॉजिट करता है, तो उसका जो ये डिपॉजिट है ये भी कैपिटल वाले अकाउंट में आएगा। चलो बहुत अच्छा बात है। चलो अब वही बात किया जा रहा है, एक्सेसिबिलिटी दे दो करेंट कैपिटल अकाउंट में, बढ़ा फुल्ली, थोड़ा बहुत बात चलते रहता है कि फुल कन्वर्टेबिलिटी दे दो कैपिटल अकाउंट में, तो उस सब के बारे में देख लेना। ठीक है, ये सब अगर देखना होगा तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अब आ सकता है क्वेश्चन कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अगर पूरी तरह से फुल्ली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी दे दिया गया तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। मेंस में क्या आ सकता है, अगर फुल्ली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अगर करवा दिया जाए तो इसका प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा आ सकता है। चलो ठीक। गति शक्ति क्या है, ये तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह को एक्सपेडिट करने के लिए मल्टी मॉडल एक तरह से कनेक्टिविटी वगैरह से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको लॉन्च करा। ठीक है, ये तुम्हारा एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि 16 मिनिस्ट्रीज़ को साथ में लाएगा, इंक्लूडिंग रेलवेज़ एंड रोडवेज़। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये जो इंटायर प्लेटफॉर्म है डेवलप होगा BISAG के द्वारा, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब BISAG है क्या तुम्हारा, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, MITI के अंदर आता है, याद रखना इसको BISAG। और BISAG ये तुम्हारा ये गति शक्ति को ये कर रहा है, डेवलप कर रहा है। बहुत बढ़िया। देखो 6 पिलर है गति शक्ति का, याद होना चाहिए। कंप्रीहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल और डायनामिक। हाँ, पता होना चाहिए 6 के 6 पिलर्स। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ डिजिटल कॉमर्स सबसे रिलेटेड है। लेकिन ये बिल्ड कौन कर रहा है, ये बिल्ड कर रहा है DPIIT। अब DPIIT किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो MOKI के अंदर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और DPIIT बोले तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मैं फिर से बता दे रहा, UPSC CSE प्रीलिम्स 2022 के लिए अभी लेक्चर लिया जा रहा है। ठीक है, चलो। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। रोड सेफ्टी के बारे में देख लो कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये नोटिफाई करे हैं कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि अगर बन गया है, अगर बन गया है, अभी तक आई एम नॉट श्योर कि अभी तक बना है कि नहीं बना है, बट आ सकता है क्वेश्चन कि ये जो बात ये है, इस कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन होंगे इसमें। तो एक चेयरमैन होंगे और नॉट लेस देन 3 और नॉट एक्सीडिंग 7 मेंबर्स। समझे, 3 मिनिमम होना चाहिए और 7 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। और इस जो बोर्ड है, इस बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे, इस चेयरमैन और जो मेंबर्स होंगे उसको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है, फिर से बताओ इसमें कौन कौन कंसिस्ट करेंगे इस वाले बोर्ड में, तो चेयरमैन होंगे और नॉट लेस देन 3
नॉट लेस देन 3 बट नॉट एक्सीडिंग 7 मेंबर्स। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है, पता होना चाहिए। इसके फंक्शंस क्या होगी, ये सेफ्टी वगैरह के बारे में देखेंगे, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स वगैरह डालेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब जो भी है देख लेना अगर देखना होगा तो। चलो हाँ, विज़न 00 समटाइम सीन इन न्यूज़, ये किससे रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या चीज़ है, कैसे है, क्या है, तो पता होना चाहिए। विज़न 0 आपका ये रोड सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, उसी तरह से आईरेट के बारे में, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत पता कर होगा आपको, होना चाहिए। चलो होना चाहिए। एमजी नरेगा के बारे में देख लो, ये आपका डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। याद रखना, डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, रोड नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रोड नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड जिनका हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल, और याद रखना अनस्किल्ड मैनुअल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये कौन निकालता है, रिलीज़ करता है जॉइंटली किसके द्वारा, OPHI और यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसका रैंकिंग वगैरह देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके डायमेंशंस कितने हैं, 3 डायमेंशन है, देखना डायमेंशंस 3 है। और इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर ये सब है, देख लेना। डायमेंशंस में क्या क्या, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। इंडिकेटर में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे वेट भी देखना जरूरी है, किस इंडिकेटर का कितना इसमें वेट है। ठीक है, जब आप, ठीक है, किस इंडिकेटर का कितना वेट है और किस डायमेंशन का कितना वेट है। ठीक है, डायमेंशन के बारे में आपने पता होना चाहिए कि हेल्थ के लिए 1/3, एजुकेशन के लिए 1/3 और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए भी 1/3 इसका वेटेज है। ठीक है, डायमेंशन के लिए बात कर रहे हैं। और इंडिकेटर के लिए तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, 1/6 किसके लिए है, 1/18 किसके लिए है। ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है, थोड़ा बहुत देखना हो तो देख सकते हो। चलो, इंडिकेटर्स के लिए कितना है और डायमेंशंस के लिए कितना है वेटेज देख लेना, ऊपर थोड़ा सा दिया हुआ है। चलो, RBI ने देखो सब, ये बताओ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड कौन करता है, तो RBI करता है। कितने मेंबर्स होते हैं, तो 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 3 RBI से आते हैं और 3 आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आते हैं। ठीक है, पता रहना चाहिए आपने। अब ये क्या किया है आपको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये पॉलिसी रेट को अनचेंज करके रखा है। ठीक है, रेपो रेट 4% पे है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे है। ये अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स मैगजीन है, याद रखना, उसके रेस्पेक्ट से ये है। आगे देखते रहना कि कितना क्या हुआ। देखो, सर्वे टू मैप इनफॉर्मल सेक्टर कौन निकाला है, लेबर ब्यूरो ने 2 सर्वेज निकाला है, नेमली ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये दोनों सर्वे कौन निकाला है, पता होना चाहिए, लेबर ब्यूरो निकाला है। बहुत शॉर्ट में हम बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, उसका संभव क्या है, ये तुम्हारा नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है, किसके द्वारा, तो MSME के, जो कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, तो MSME के द्वारा किया जा रहा है। ये 1 मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव होगा, इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस और ITIs विल बी इनकरेज्ड बाय 130 फील्ड ऑफिसेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत अच्छी बात है। DG सक्षम के बारे में शायद हमने पहले भी बात करा था, शायद, नॉट सो श्योर। अगर करा है तो ठीक है, नहीं करा है तो भी सुन लो। ठीक है, सॉरी, करा है शायद, मेरे को ध्यान आ रहा है, बट यदि आप लोग का ध्यान नहीं है तो फिर से सुन लो। DG सक्षम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च करा है DG सक्षम। DG सक्षम, अब ये क्या है, ये बेसिकली डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम है जो कि इन्हांस करेगा एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ बाय इम्पार्टिंग डिजिटल स्किल्स। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जॉइंट इनिशिएटिव किसके साथ है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ है। किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छी बात है। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो NSDC बोले तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड द लार्जेस्ट इम्पैक्ट बॉन्ड फॉर स्किलिंग इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल पार्टनर्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। SIB किसने, तो NSDC। देखो, अब जो शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो अगर कर सकते हो तो, नहीं तो कोई
नहीं तो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो। कृषि उड़ान किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। कृषि उड़ान 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। बहुत अच्छी बात है। नेशन वाइड रिवर रेंचिंग प्रोग्राम लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? देखो पहले तो किसके अंडर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च करा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इस वाले प्रोग्राम को लॉन्च करा गया है, ठीक है। और इसका नोडल एजेंसी कौन है जो इसके लिए डेजिग्नेट करा गया है? तो NFDB बोले तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। बहुत अच्छी बात है। ट्रेंच फार्मिंग जो है तुम्हारा असोचम ने बेसिकली सजेस्ट करा है कि आप ट्रेंच फार्मिंग को ये अडॉप्ट करो अलग अलग जगह में, नहीं, यहाँ के हिसाब से अगर इस वाले आर्टिकल के हिसाब से देखो तो असोचम ने सजेस्ट करा है कि आप ट्रेंच फार्मिंग को अडॉप्ट करो टू ग्रो हर्ब्स वेजिटेबल्स इन कहाँ पे? लद्दाख। ट्रेंच बेसिकली होता क्या है? ये है सिंपल कि ये सिंपल स्ट्रक्चर है फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स। देखना एक्सट्रीम विंटर्स लिखा हुआ है, एक्सट्रीम विंटर्स के दौरान आपको कैसे जो सिंपल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। चलो ये ट्रेंच कल्टीवेशन हार्नेस सॉइल एंड सोलर हीट टू क्रिएट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पेनिच, ये सब ये जो भी है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला है, पता होना चाहिए आपने, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/2 जो है नोबेल प्राइज़ का वो डेबिट कार्ड को मिला है और द अदर हाफ है वो ज्वाइंटली मिला है, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन जो भी मैं करने जा रहा हूँ, जोशुआ डी एंग्रेस्ट एंड गुइडो W इम्बेंस। अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया तो आई एम सो सॉरी। चलो ये जो तुम्हारा प्राइज़ है रिसर्च के बारे में देख लो, ये क्या चीज़ से रिलेट करता है? इशूज सच एज रिलेशन बिटवीन इमाइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, स्कूल एजुकेशन, फ्यूचर अर्निंग्स फॉर स्टूडेंट्स एक्सेट्रा हैव रिमेन रिलेवेंट अक्रॉस टाइम इन जोग्राफीज। बहुत अच्छी बात है, ये सब पे कहता है। फिर उसके बाद डेबिट कार्ड का जो था वो डेबिट कार्ड ने यूज़ करा नेचुरल एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज द लेबर मार्केट इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम वेजेस इमिग्रेशन एंड एजुकेशन। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत देखना होगा तो देख सकते हो ये, ठीक है। चलो द मेथडोलॉजी टू इंटरप्रेट डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स वाज गिवन बाय जोशुआ एंग्रेस्ट एंड गुइडो इम्बेंस। तो आपने पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स का मिला है वो किसको मिला है और किस फील्ड के लिए मिला है और वो फील्ड का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो NSE साइन बूलियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, ठीक है। देखो ये बेसिकली जो है तुम्हारा ये ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है किसके लिए? तो गोल्ड बुलियन के लिए, ठीक है। चलो लॉन्च करा गया किसके द्वारा? NSE विथ चेन फ्लक्स इन सपोर्ट विथ इंडिया गोल्ड प्राइवेसी पॉलिसी सेंटर है, इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर एंड द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। किसके हेल्प से? तो आपको पता होना चाहिए NSE विथ चेन फ्लक्स, ठीक है, इन सपोर्ट विथ किसके द्वारा? इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर और किसके द्वारा? इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। चलो बहुत अच्छी बात है। इंडिया को जो है इंडिया इनवाइटेड टू बिकम फुल टाइम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब आपने यहाँ से क्या पता होना चाहिए? IEA क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बहुत पता होना चाहिए। चलो लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर किसी भी कंट्री को IEA का मेंबर बनना है तो उस कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ OECD। तो कंट्री को मेंबर होना चाहिए OECD का और 5 ऐसे क्राइटेरिया हैं जो फुलफ़िल करना होगा। क्या 5 क्राइटेरिया हैं जो आप उस कंट्री को फुलफ़िल करना होगा? वो 5 क्राइटेरिया क्या है ये देखो, ठीक है, पढ़ लेना, रीड आउट तो कर लेना कम से कम, ठीक है, कुछ बार, और याद भी करने की कोशिश कर सकते हो। देखो डील रिच्ड ऑन ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और ठीक है ये OECD के द्वारा जो कुछ था देख लो। BEPS के बारे में मैंने पहले बता दिया है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में मैंने पहले लेक्चर्स में बता दिया है, तो उसी से रिलेटेड कुछ है तो आपने पता होना चाहिए। उसके सेशल्स टैक्स इंस्पेक्टर्स, देखो उस समय मैंने BEPS के लिए से रिलेटेड बताया था ना, तो ये जो 15% जो मिनिमम टैक्स के बारे में जो OECD के द्वारा जो तुम्हारा ये सब चीज़ देखा जा रहा है, ये BEPS को ही बचाने के लिए है बेसिकली। चलो
सेसेल्स टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम लॉन्च इन पार्टनरशिप विथ इंडिया। ठीक है, ये क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय ट्रांसफरिंग टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल्स टू टैक्स ऑडिटर थ्रू शेयरिंग ऑफ बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिस। ठीक है, ये TIWB जो है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका, तो UNDP और OECD का। ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद 100% FDI हो गया इन टेलीकॉम सेंटर्स वाया ऑटोमेटिक रूट्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो है रिसेंटली रेस करा है FDI लिमिट इन टेलीकॉम सेक्टर थ्रू द ऑटोमेटिक रूट टू 100% फ्रॉम 49% अर्लियर। ये सब देखते रहना कि चेंज वगैरह तो नहीं हो रहा है या चेंज वगैरह हुआ तो नहीं है। ठीक है, चलो फिर हो गया आज की क्लासेस को भी हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।